नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के प्रकार की अपडेटेड जानकारी मिलती रहती है। हमारी एक सीरीज चली हुई हरियाणा पीटी एग्जाम की, उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गए हूँ, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो हमारे टॉपिक्स चले उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो चला हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का। तो उसके पहले दो पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं। आपको थोड़ा थोड़ा ज़रूर समझ आएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% समझ गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं इससे आगे के पॉइंट्स की जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और आज कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की जल्दी, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। देखो, हमने मसल्स कवर की पिछले वीडियो में आप समझ भी गए होंगे, इजीली समझ आ गया होगा। और इसके बाद हमने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था दो प्रकार का हमारा श्वसन होता है। पहला कौन सा होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। मैं आपको बताऊं कि एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है। पहले मैं उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में आपको बता दूं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। इसके बाद मैं दूसरा जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में बताऊं आपको, तो होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड सेल। अब इसको इजी लैंग्वेज में आपको हिंदी में बता देता हूँ। एक्सटर्नल मतलब बाह्य। जो बाह्य श्वसन होता है वो किस किस के बीच होता है? हवा की अदला बदली, गैसों का एक्सचेंज होता है खून और फेफड़ों के बीच। ठीक है, समझ गए। इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक जो श्वसन होता है उसका मतलब है गैसों की अदला बदली खून और कोशिका के बीच, ब्लड और सेल के बीच। अब ये दो प्रकार का कैसे हुआ? एक्सटर्नल मतलब शरीर से बाहर। शरीर से बाहर कहाँ? फेफड़ों में। अशुद्ध खून आपका हार्ट में आया, पूरी बॉडी का इकट्ठा होकर हार्ट ने कहां भेजा? लंग्स में भेज दिया। अब हमने ऑक्सीजन ली, लंग्स के अंदर गई, वहां पे क्या हुआ? अशुद्ध खून फेफड़ों में इंतजार कर रहा ऑक्सीजन का। वहां पे क्या किया? उस ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ दिया, और लंग्स में जो ऑक्सीजन पहुंची है वो वहां से लेके ब्लड वापिस शरीर में चला जाता है। तो लंग्स के अंदर जो ये गैसों का एक्सचेंज हुआ ना, ब्लड ने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और लंग्स के अंदर से ब्लड ने क्या ली? ऑक्सीजन ली, और वापिस शरीर में चला गया। तो ये जो गैसों का एक्सचेंज हुआ ना, ये हो गया बाह्य श्वसन आपका, मतलब शरीर से बाहर लंग्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद बचता आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, मतलब शरीर के अंदर आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या हुआ आपका? जो है अशुद्ध खून लंग्स के अंदर आया था, ऑक्सीजन लेने के लिए उसने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ छोड़ी और ऑक्सीजन लेके वापस चल दिया हार्ट की तरफ, और हार्ट ने क्या किया? उसको भेज दिया बॉडी के अलग अलग पार्ट में। वहां पे क्या कर रही है? कोशिका इंतजार कर रही है ऑक्सीजन का। तो कोशिकाओं को वहां पे ब्लड ने क्या की? ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी, और कोशिकाओं के अंदर से जो वेस्टेज बना कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेके वापस लंग्स की तरफ आ गया। इस दौरान सेल ने जो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दी, और ब्लड से सेल ने जो है आपकी ऑक्सीजन ली, वहां पे जो अदला बदली हुई ना वो होगी आपकी आंतरिक श्वसन। मतलब शरीर के अंदर सेल के साथ ब्लड ने जो हवा की अदला बदली की वो होगी आपकी आंतरिक रेस्पिरेशन, मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन। समझ गए? बाह्य मतलब जो अशुद्ध खून लंग्स के अंदर फेफड़ों के अंदर इंतजार कर रहा था ऑक्सीजन का, वहां पे जो लंग्स के अंदर जो ब्लड आया हुआ था शुद्ध, उसके बीच में और फेफड़ों के बीच में जो गैसों की अदला बदली वो आ गया आपका बाह्य श्वसन। और आंतरिक श्वसन कौन सा होगा? जो खून लंग्स से आपकी ऑक्सीजन को लेकर हार्ट के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट में गया, वहां पे जो बॉडी की अलग अलग सेल्स हैं, वहां पे जो ब्लड और सेल्स के बीच जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली हुई वो होगा आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में आ सकता है कि इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है। इसके बाद कुछ एक टर्म होती हैं जो श्वसन से रिलेटेड और एग्जाम में बहुत बार आती है, जैसे वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, टाइडल कैपेसिटी क्या होता है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इनकी टर्म्स की। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रेस्पिरेशन का, डोंट वरी। ठीक है, लास्ट में पहुंच गए हम। तो अब उन टर्म का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले आपको साइड में नजर आ रहा होगा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है आपका? हवा की वह मात्रा जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, मतलब इनहेल और एक्सहेल के दौरान जो शरीर के द्वारा अंदर या बाहर भेजी जाती है, वो होती है आपकी टाइडल वॉल्यूम। इसको हिंदी में कहते हैं ज्वारीय मात्रा। ठीक है, ज्वारीय मात्रा। देखो हिंदी में कितना टफ वर्ड है, इंग्लिश में टाइडल। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है आपका? इनहेल और एक्सहेल। नॉर्मल इनहेल किया आपने, जैसे नॉर्मल सांस लिया, नॉर्मल सांस छोड़ा,
ये जो हवा की मात्रा है ना टाइडल वॉल्यूम कहलाती है आपकी, टाइडल TIDL वॉल्यूम, ठीक है, ये होती है टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद एक होता है इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। मैंने बताया ना पिछले वीडियो में, इनहेल को ही इंस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, इनहेल को ही इंस्पिरेशन बोलते हैं, मतलब सांस अंदर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंस्पिरेशन, आपका इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम कौन सी होती है? वो हवा जो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जोर लगा के फेफड़ों में खींची जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और भी इजी लैंग्वेज में बताऊं, जैसे नॉर्मल सांस लिया, इस नॉर्मल सांस के बाद आप और कितनी हवा को फेफड़ों में भर सकते हैं? वो हवा, ठीक है, वो हो गया आपकी इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। मतलब आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल सांस लिया, उसके बाद फेफड़ों में और कितनी हवा आप अंदर लेके जा सकते हो, वो हो गया आपका इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद है आपका एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम कौन सी होगी? एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम आपने नॉर्मल सांस निकाला, उसके बाद फेफड़ों में से और कितनी हवा को आप बाहर निकाल सकते हो, वो होगी आपकी एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। देखो हमने टाइडल वॉल्यूम मैंने आपको बताया, नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल में जो हवा अंदर बाहर होती है वो आपकी होगी टाइडल वॉल्यूम। इनहेल और एक्सहेल में कंफ्यूज मत होना, इनहेल मतलब इंस्पिरेशन और एक्सहेल मतलब एक्सपीरिएशन, ठीक है। हमने टाइडल वॉल्यूम को पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको दो बातें और बताई आपकी, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। थोड़ी सी टफ ये हैं वर्ड हैं, थोड़ा इनको समझने की कोशिश करें। इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है जब आपने नॉर्मल सांस लिया उसके बाद और फेफड़ों में कितनी हवा को आप और खींच सकते हो, ठीक है, वो हो गया आपका इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम कौन सी होती है? वो हवा जो आपने बाहर निकाल दी नॉर्मल सांस के द्वारा, और उसके बाद जो और आप कितनी हवा को बाहर निकाल सकते हो, वो होगी आपकी एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये तीन बात आप समझ गए होंगे। वर्ड थोड़े टफ हैं, समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपको माइंड को ठंडा रख के समझने की कोशिश करनी, समझ जाओगे इजीली। इसके बाद है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सी होती है? जब आपने जोर लगा के सारा सांस बाहर निकाल दिया, उसके बाद जो लंग्स में हवा बच गई, फेफड़ों में हवा बच गई, वो कौन सी होगी आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब रिजर्व, लंग्स का रिजर्व। हमने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा, टाइडल वॉल्यूम कौन सी होती है? नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के दौरान जो हवा निकलती है वो। और फिर मैंने आपको बताया था एक एक्सपीरिएशन रिजर्व वॉल्यूम, मतलब आपने नॉर्मल सांस निकाला, उसके बाद जोर लगा के सांस निकाल दिया, जोर लगा के सांस निकालने के बाद भी लंग्स में कुछ एक हवा की मात्रा बच जाती है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे सांस को सारे को बाहर निकाल दो आप जोर लगा के, उसके बाद जो हवा बची लंग्स के अंदर वो होगी आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एल्वियोलियर वेंटिलेशन। एल्वियोलियर वेंटिलेशन क्या होता है? 1 मिनट में हवा एल्वियोल में भरी और निकाली जाती है। जो हवा 1 मिनट में जो हवा हमारी, हमने देखा था कि ब्रोंची का जो नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है एल्वियोली। हमने जो रेस्पिरेशन के पार्ट्स डिस्कशन किए थे आपने देखा होगा। एल्वियोली में 1 मिनट में जो हवा सांस द्वारा भरी और निकाली जाती है वो होती है आपकी एल्वियोली वेंटिलेशन, ठीक है। सांस अंदर लिया, छोड़ा, जो हवा एल्वियोली में 1 मिनट में गई आई, टोटल 1 मिनट में टोटल जितनी हवा आई गई वो आपकी हो गई एल्वियोली वेंटिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट है एनाटॉमिकल रेस्पिरेटरी डेड स्पेस। ये क्या होता है आपका? इंस्पिरेशन के दौरान जो हवा फेफड़ों में ना पहुंचकर श्वसन तंत्र के पार्ट्स में रह जाती है वो, जैसे आपने सांस ली तो एनाटॉमिकल रेस्पिरेटरी डेड स्पेस क्या होगा? आपने सांस ली तो जो हवा आपने सांस के द्वारा अंदर ली वो क्या होता है? सारी लंग्स में नहीं जाती है। कुछ हवा क्या होता है, जो अलग अलग पार्ट है ना हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के श्वसन तंत्र के, उसमें से कुछ हवा उन पार्ट्स में रह जाती है। जैसे कुछ हवा नोज में रह गई, कुछ ट्रैकिया में रह गई, कुछ फोरेंक्स में रह गई, कुछ लोरेंक्स में रह गई, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है? ये जो हवा रह जाती है ना, इसको बोलते हैं डेड स्पेस। समझ गए आप इजी लैंग्वेज में। इसके बाद फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को समझना और भी आसान है। हमने कल पढ़ा था कि एल्वियोली जो होती हैं अंगूर के गुच्छे के समान होती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं, ठीक है। क्या होती हैं? वो सांस श्वसन तंत्र में जो है सारी एक्टिव नहीं होती है हमेशा। जो एल्वियोली जो हमारी
रेस्पिरेशन प्रोसेस में भाग नहीं ले रही, वो होती हैं आपकी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। मतलब एल्वियोलिक अंगूर के गुच्छे हैं, वो सारे अंगूर के गुच्छे सक्रिय नहीं होते, ठीक है, छोटे छोटे अंगूर नुमा मानिए, उसमें से अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उसमें से कुछ एक एल्वियोली जो है ना छोटी छोटी, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भाग नहीं लेती, मतलब मृत अवस्था में रहती हैं, तो उसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, समझ गए। और इसके बाद जो लास्ट जो टर्म आती है वो होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, एक बात नोट करें, वाइटल कैपेसिटी को स्पायरोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है आपकी, ये होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस EVR। टाइडल वॉल्यूम कौन सी, जो आपने नॉर्मल सांस लिया और छोड़ा, जो हमने सबसे पहला पॉइंट कवर किया था, नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल के दौरान जो हवा इन और बाहर हुई वो, ठीक है। IVR कौन सा था आपका, IRV इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, जो हवा आपने अंदर ली, मैं आपको फिर से याद दिवा दूं, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम कौन सी थी, आपने नॉर्मल हवा ली, उसके बाद जोर लगा के फेफड़ों में जितनी हवा भर पाए वो, और इसके बाद हमने पढ़ा था एक ERV एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, आपने बाहर नॉर्मल सांस निकाला, इसके बाद जोर लगा के जितना सांस आप निकाल पाओ वो, इन तीनों के जोड़ से जो टोटल हवा बनेगी वो होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, समझ गए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कुछ एक क्वेश्चंस और बच गए हमारे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। साइड में स्क्रीन आ रही होगी, इसके ऊपर देख सकते हो। जैसे श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना, मैंने आपको बता दिया था पहले ही दिन। श्वास नली को ट्रैकिया कहते हैं, विंड पाइप किसको कहते हैं, ट्रैकिया को। ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है, फिर एग्जाम में आ सकता है। अब एग्जाम पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। फेफड़ों में डिफ्यूजन की क्रिया क्या कहाँ होती है, एल्वियोली में होती है, ठीक है। गैसों का जो एक्सचेंज होता है कहाँ पे होता है, आपका एल्वियोली में। इसके बाद सामान्य सा व्यक्ति 1 मिनट में क्या है, कितनी बार सांस ले सकता है, 12 से 20 बार। अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हो तो 8 से 10 बार आप सांस लोगे 1 मिनट में। मिनट के हिसाब से कैसे, 60 सेकंड में आप कितनी बार सांस लेते हो और छोड़ते हो, ठीक है। वो अस्थमा बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसके अलावा टीबी भी जो आपके लंग्स को प्रभावित करती है। वाइटल कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया, स्पायरोमीटर से नापी जाएगी। दाएं फेफड़ों में 3 लोब होते हैं, बाएं फेफड़ों में 2 लोब होते हैं। ध्वनि तंत्र का दूसरा नाम लोरेंक्स है, ठीक है। अब दाएं बाएं का, अब मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जो बाएं फेफड़ा होता है वो छोटा होता है। छोटा होने का कारण क्या होता है, बाईं तरफ हमारा हर्ट होता है उसके ऊपर, इसलिए बाईं साइड जगह कम होती है। और दायां जो होता है बड़ा होता है, इसलिए बायां लंग्स छोटा होने के कारण उसमें 2 ही लोब बने होते हैं, मतलब 2 ही उसके अंदर स्पेस टुकड़ों में, मानिए 2 टुकड़ों में बटा होता है वो। और दायां फेफड़ा हमारा बड़ा है तो उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया जाता है, मतलब उसमें 3 लोब होते हैं, ठीक है। और जो हमारा लास्ट इसमें क्या लिख रखा, ध्वनि तंत्र का दूसरा नाम लोरेंक्स से मैंने आपको बता दिया था। वो इस बॉक्स लोरेंक्स को बोला जाता है क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड होते हैं हमारे, जिसकी मदद से हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कंप्लीट हुआ। बहुत ही ज़्यादा मैंने भी मेहनत करनी पड़ी, मैंने आपको कोशिश की ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाने की, फिर भी हो सकता है किसी टॉपिक में आपको बहुत समस्या रह गई हो। तो एग्जाम से पहले मैं फिर इसको कवर कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, मेरी ड्यूटी है। अभी एग्ज़ाम हमारा है नहीं, जैसे एग्ज़ाम होगा तो इसको जल्दी कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे फिर आपको और भी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में इसको समझाने की बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अभी तो बोर्ड का यूज़ नहीं करेंगे हम, हमारे जितने भी सिस्टम्स उनको ऐसे ही डिस्कशन करते हैं। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। अगर ना समझ आए ना तो कृपया करके नीचे कमेंट कर दें, क्योंकि जितने भी कमेंट आते हैं ना मैं उनको नोट करता हूँ। और जिस टॉपिक को लेके कमेंट आ रहे हैं ना, मैंने उन टॉपिक्स को भी नोट किया हुआ है। जैसे बोन के टॉपिक को लेके एक कमेंट था, मैंने नोट किया, उसको मैं ज़रूर कवर करूँगा दोबारा एग्जाम से पहले हर हाल में। लेकिन मेरे ख्याल से समझ आ रहा, नंबर ऑफ मेजॉरिटी पीपल देखे तो ज़्यादातर को समझ आ रहा होगा, क्योंकि इन सिस्टमों का ज्ञान पहले ही है हमें थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ और भी आपको ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम लगभग कंप्लीट हुआ। आपको सारी बातें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, और ज़्यादा डीपली नहीं घुसना हमें, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए कि हरियाणा पीटीआई एग्ज़ाम का एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम ऑनलाइन, बिल्कुल वीडियो के थ्रू ही। जैसे मैं ऊपर से क्वेश्चन बोलूँगा, नीचे क्वेश्चन भी आएगा और आपको आंसर बताना, और लास्ट में ओवरऑल उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आप अपनी आंसर की को मैच करेंगे और लास्ट में जो है आप अपना स्कोर जो है उसके वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, जिससे हमें पता लगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही फिलहाल। तो
ये आज का जो पार्ट कंप्लीट हुआ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ, जो रक्त परिवहन संचरण का हमारा सिस्टम है, रक्त परिवहन तंत्र, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने में। उसको भी कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करने की। जल्दबाजी मत करें, एक एक टॉपिक को बिल्कुल धीरे बारीकी से कर रहे हैं हम, ज़्यादा डीपली भी नहीं और ज़्यादा ऊपर से भी नहीं गुजरना। नहीं तो एक दिन की बात थी, ये सारी मैं बताता जाता कि इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल, लेकिन साथ के साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है, इतनी एनर्जी लगानी पड़ती है मेरे को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना सहयोग देते रहे और वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो भाई अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। और अपना कोई खास पर्पज़ है नहीं, ना ही आप सोचो कि मैं पेड ग्रुप, ना ही कोई इच्छा पेड ग्रुप चलाने की। ठीक ठाक है मेरा ब्योंत, फ़िलहाल मेरे को जरूरत नहीं है मोह माया की। हाँ, तो ये चलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चला हुआ। इसके अलावा बुक्स जल्दी आने वाली हमारी, वो अभी आपको सस्ते दाम में प्रोवाइड करवाएंगे, जितना खर्चा लगा उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।